नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। हेमंत सोरेन ने कुछ दिनों पहले यानी 7 तारीख को, मेरा ख्याल है परसों, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हिम्मत है तो सामने से आकर लड़ो, अंग्रेजों की तरह पीछे से वार क्यों कर रहे हो। ये कायर उन्होंने कहा था। बीजेपी के लिए उसको कायर पार्टी बताया था क्योंकि बीजेपी पीछे से वार करती है। ये हेमंत सोरेन ने एक बड़ा आरोप लगाया था बीजेपी पर और उन्होंने अभी फिर ये कहा कि बीजेपी जब खुद कुछ नहीं कर पाती तो अपनी सरकारी एजेंसियों को, संस्थाओं को सामने ले आती है। और ये बात आज मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज बिहार में, माफ कीजिए, झारखंड के चुनाव में, जबकि चुनाव शुरू होने में अब 2-3 दिन रह गए हैं, 13 तारीख को पहले चरण का मतदान है और उसके पहले आज झारखंड में एक बड़ी कार्रवाई हुई और हेमंत सोरेन के जो निजी सचिव हैं सुनील श्रीवास्तव, उनके कई ठिकानों पर, उनके घर और उनके दफ्तरों समेत कई ठिकानों पर आज आयकर विभाग ने छापेमारी की है। और इससे अभी कुछ दिनों पहले ईडी ने भी इसी तरह की छापेमारी झारखंड में, रांची में अलग अलग जगहों पर की थी। तो जिस तरह से चुनाव के ठीक पहले एक बार फिर से ये जो जांच एजेंसियां और जिस तरीके से दबिश देने लगी हैं, ईडी और आईटी की रेड फिर से शुरू हो गई है, उससे समझ में आ रहा है कि झारखंड में इस बार बीजेपी के लिए स्थिति बेहद नाजुक हो गई है। नाजुक इसलिए क्योंकि कल राहुल गांधी जिस तरीके से चुनाव प्रचार में उतरे और उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से बीजेपी फिर से हमलावर हो गई संविधान को लेकर और राहुल गांधी की बातों को लेकर तमाम मनगढ़ंत आरोप जो है बीजेपी ने लगाने शुरू कर दिए। और हेमंत सोरेन और राहुल गांधी जब ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इस समय आप जानते हैं कि झारखंड में इंडिया गठबंधन काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। तेजस्वी यादव भी उसमें साथ में है, माले भी इसमें साथ में है और ये जो एक गठबंधन मजबूत बन गया है, ये बीजेपी के लिए काफी परेशानी का सबब है क्योंकि बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी कि किसी भी तरह हेमंत सोरेन की सरकार को गिराया जाए। किस तरह से उनको जेल भेजा गया, लेकिन जेल भेजने के बावजूद उनकी सरकार नहीं गिरी, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कायम रही। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उसके बाद जैसे ही हेमंत सोरेन को जमानत मिली, वो वापस आए, तो चंपई सोरेन को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने फिर खेल किया और उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, ये सारी बातें हेमंत सोरेन ने हमारे जो डीवी लाइव चैनल पर एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे जो प्रधान संपादक है राजीव रंजन श्रीवास्तव, उनसे भी कही है कि चंपई सोरेन को उनके साथ शामिल करने का खेल तो काफी पहले से चल ही रहा था। ये सारी बातें हेमंत सोरेन ने कही है। इसके अलावा उन्होंने हमारे चैनल पर दिए इंटरव्यू में ये भी बताया था कि कैसे ईडी और आईटी का सहारा लेकर बीजेपी जो है खेल करती है। और आज हेमंत सोरेन के ये जो आरोप हैं, ये एक बार फिर साबित हो गए। इसी तरह से बीजेपी का एक दूसरा खेल भी अब झारखंड में दिखाई दे रहा है कि किस तरह वो शैडो विज्ञापनों के जरिए और फेसबुक या सोशल मीडिया पर जो विज्ञापन दे रही है उसमें किस तरह हेमंत सोरेन की छवि को खराब कर रही है। इसको लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसका हवाला देते हुए हेमंत सोरेन ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया है और उसी ट्वीट में उन्होंने ये कहा था कि आप में हिम्मत है तो आप सामने से आकर लड़िए, आप पीछे से वार क्यों करते हैं। लेकिन बीजेपी पीछे से वार कर रही है। वो ये सोचती है कि वो इस तरह से सत्ता हासिल कर लेगी या जीत हासिल कर लेगी या झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को तोड़ देगी। तो फिलहाल बीजेपी के ये मंसूबे पूरे होते हुए नहीं दिख रहे, लेकिन आगे बीजेपी और क्या कुछ खेल करेगी, इस पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में जब से राहुल गांधी की एंट्री हुई, मतलब एंट्री इस तरह से कि जब से उन्होंने चुनाव प्रचार करना शुरू किया, तब से हम देख रहे हैं कि झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक हंगामा खड़ा हो चुका है। मतलब खासतौर से संविधान के मसले को लेकर, जो लाल किताब को लेकर एक पूरा जबरदस्ती का एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की बीजेपी ने, उससे समझ में आ रहा है कि बीजेपी जो है उसके पास असली मुद्दे तो कभी रहे ही नहीं और जब चुनाव आते हैं तो उसकी कंगाली कुछ और ज्यादा खुलकर दिखने लगती है क्योंकि वो घूम फिर कर झूठ का सहारा लेने लगती है। और ये झूठ का भी एक, हालांकि इसका चुनाव से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनको जो समोसा खिलाने या न खिलाने को लेकर एक जो जबरदस्ती का पूरा एक माहौल बनाया गया, ये भी बीजेपी की कारस्तानी का एक ताजा नमूना है। याद आ गया इसलिए मैंने कह दिया अभी। लेकिन इधर राहुल गांधी की जो एंट्री हुई झारखंड चुनाव में, महाराष्ट्र चुनाव में, कुछ दिनों पहले जब वो महाराष्ट्र में दीक्षा भूमि नागपुर में जब उन्होंने भाषण दिया, शाम को वो मुंबई पहुंचे,
कल जब वो झारखंड के सिमडेगा और लोहरदगा में थे, आज भी वो भागवरा में है। तो जब राहुल गांधी पहुंच रहे हैं खास तौर पर उन आदिवासी बहुल इलाकों में जहां पर बीजेपी को जीत नहीं मिली, उसको बार बार हार का सामना करना पड़ा है, और वहां जाकर राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि बीजेपी वनवासी और आदिवासी इन दो शब्दों में किस तरह से फर्क करती है, वो कभी भी आदिवासी नहीं बोलती, वो वनवासी बोलती है और इस तरह से अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करती है। राहुल गांधी ने कल भी जबरदस्त हमला किया था और अभी भी राहुल गांधी जब भाषण दे रहे हैं तो वो जाहिर है कुछ वैसे ही बातें उठाएंगे जिनसे बीजेपी को तकलीफ हो सकती है। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं, बीजेपी को एक और तकलीफ है हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बने रहने से। पहले थे तब भी तकलीफ थी, जेल गए लेकिन लौट कर आए, फिर से बन गए, तब भी बीजेपी जो है वो परेशान दिखाई दे रही है। और बीजेपी की इस परेशानी का एक ताजा नमूना आज सामने आया जब सुनील श्रीवास्तव, जो कि इनके सीएम के पीए हैं, और उनके घर पर जिस तरीके से और उनके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने इसको लेकर एक बड़े मासूमियत भरा जवाब दिया कि वो तो जांच एजेंसियां अपना काम कर रही, जैसे हमारा काम चुनाव का है, चुनाव प्रचार हम कर रहे हैं, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। अब ये इस मासूम जवाब पर तो क्या ही कहें, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जब चुनाव होते हैं तभी ये जांच एजेंसियों को अचानक सारी गड़बड़ियां क्यों दिखाई देने लगती हैं, और खास तौर पर गड़बड़ियां उन ठिकानों पर क्यों, उन लोगों से क्यों दिखाई देने लगती हैं जो विपक्ष के, मतलब जो बीजेपी के विरोधी पार्टियों के करीबी होते हैं। क्या लगता है आपको, हेमंत सोरेन ने जो ये कहा कि आप हिम्मत है तो सामने से आकर वार कीजिए, क्या बीजेपी में हिम्मत की कमी है? देखिए समिता जी, हिम्मत की कमी तो बीजेपी में साफ साफ दिखाई पड़ रही है, वरना मिथ्या वाचन का सहारा प्रधानमंत्री से लेकर और बीजेपी के तमाम छोटे कार्यकर्ताओं तक को नहीं लेना पड़ता। अब संविधान के विषय में कितना भारतीय जनता पार्टी विष उगल रही है, आप इसको देखिए कि बता रहे हैं कि संविधान की किताब है, उसके अंदर खाली पन्ने हैं। यानी संविधान से इतनी ज़्यादा नफरत भारतीय जनता पार्टी को हो गई है कि उसे संविधान की किताब के पन्ने ही खाली अब दिखाई पड़ने लगे हैं। ये कहा जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से और भाजपा के तमाम नेताओं की तरफ से कि वो संविधान की किताब जो उसके पन्ने खाली हैं जी। तो इतना मिथ्या वाचन कि संविधान में आपको पन्ने ही खाली दिखाई देने पड़ रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के गले में जाके फंस गया है संविधान। और भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही है कि संविधान के सामने वो क्या करे, क्योंकि बदलना तो उनको संविधान था और संविधान बदलने के लायक रहे नहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन वो अभी भी प्रयासरत हैं कि किसी तरीके से कि राज्यों में सरकारें ज़्यादा बन जाएं तो फिर संविधान बदलने का काम उस पर आगे बढ़ सके। तो महाराष्ट्र झारखंड की सरकारें भी भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए चाहिए कि उस संविधान को बदला जा सके जी। इसीलिए वो इतना ज़्यादा जोर शोर से लगे हुए हैं महाराष्ट्र में और झारखंड में। लेकिन राहुल गांधी की एंट्री जैसे ही होती है मित्रा जी, और उसके बाद ये एजेंसियां जो हैं ये इनकी एंट्री भी हो जाती है, तो ये बड़ा दिलचस्प है। चूँकि अभी तक शायद लग रहा था बीजेपी को कि आसानी से झारखंड जीत लेंगे, तो एजेंसियों की एंट्री उस तरीके से नहीं हुई थी जिस तरीके से आज एजेंसी की एंट्री हो गई है। कल राहुल गांधी की झारखंड में एंट्री हुई और आज एजेंसियों की एंट्री झारखंड में हो गई। तो यानी ये साफ तौर पर समझा जा रहा है कि राहुल गांधी का पहुंचना झारखंड में और राहुल गांधी का वही सवाल उठाना, संविधान दिखाना और संविधान की बातें करना, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की बातें करना, जातिगत जनगणना की बात करना और भाजपा से ये सवाल उठाना कि आप जातिगत जनगणना के विरोधी क्यों हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को अब समझ में नहीं आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इसका मतलब बेचैन हो गई है कि राहुल गांधी के हमलों से अपना बचाव किस तरीके से करे। तो अब उसने दूसरे हमले शुरू कर दिए एजेंसियों के जरिए से मित्रा जी। तो आज झारखंड में जो कुछ हो रहा है वो राहुल गांधी की एंट्री की वजह से झारखंड में एजेंसियों की एंट्री अब हो गई है। हालांकि हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर कहा है कि पीठ पीछे से नहीं, सामने आकर लड़ो, और झारखंडी ने लड़ना जो है वो छोड़ा नहीं है। हम लड़ते रहते हैं और हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी, हुल जो हार, ये उन्होंने एक तरीके से चेतावनी हेमंत सोरेन ने भी दे दी है सर। जी, हेमंत सोरेन की चेतावनी, कल्पना सोरेन की दहाड़, राहुल गांधी के सवाल, ये सारी बातें जो है बीजेपी समझ ही नहीं पा रही है कि इनका मुकाबला कैसे करे। तो घूम फिर कर उसे एक ही तरीका समझ में आता है कि हिंदुत्व का एजेंडा फैलाए या कि फिर झूठी बातों का प्रचार करे। जैसा आपने जिक्र किया, ये जो नागपुर में मेरा ख्याल है जो संविधान सम्मान सम्मेलन हुआ था, उसमें जब वो संविधान की प्रति बांटी गई, उसको लेकर बीजेपी ने
एक जो वीडियो है उसको लेकर बताया है। हालांकि वो वीडियो कितना सही है गलत है ये अलग जांच का विषय है, लेकिन अगर खाली पन्ने हैं तो बीजेपी क्या उसमें बताना चाहती है, क्यों उसको मतलब संविधान को वो खाली पन्ने उसको क्यों नजर आते हैं या उसका लाल रंग क्यों नजर आता है, ये सारे सवाल है। मतलब जो हमने पहले भी इस बात पर चर्चा की थी कि संविधान का जो असली जो चरित्र है उसको कैसे बरकरार रखा जाए और उसकी गरिमा को कैसे बरकरार रखा जाए और कैसे संविधान जो है उसकी रक्षा हो, ये चीजें दिखनी चाहिए। लेकिन बीजेपी जो है इन सारी बातों को एक और करके केवल बातें फैलाती है झूठी। और कल भी जब राहुल गांधी ने सिमडेगा में ये कहा, जैसे पहले उनके भाषण में उन्होंने पहले सबका स्वागत किया और उसके बाद उन्होंने कहा लव यू, ये जो लव यू शब्द है बीजेपी सोच ही नहीं पाती कि कोई नेता इस तरीके से आके इतनी सहजता से जो जनता बैठी है उसको लव यू बोल दे और उसके बाद अपनी बात की शुरुआत करे। धन्यवाद देने का ये एक अलग ही तरीका है राहुल गांधी का। उन्होंने पहले ही धन्यवाद दे दिया कि आप हमको सुनने आए, और चूंकि सुनने आए तो राहुल गांधी ने भी फिर ए टू जी सारी बातें जितनी संविधान को लेकर है या जो आदिवासी वनवासी वाला एजेंडा है वो आखिर क्यों है। राहुल गांधी ने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया था कि ये जो आदिवासियों की जल जंगल जमीन, इस पर बीजेपी की निगाहें हैं। हेमंत सोरेन भी यही कह रहे हैं कि इस पर आपकी निगाहें हैं, आप इसको लेना चाहते हैं। इसीलिए तो जब छत्तीसगढ़ में जो हसदेव का जंगल कटता है तो वहां पर आपको तकलीफ नहीं होती और आप यहाँ आकर बोल रहे हैं कि हम इनके हितों की रक्षा करेंगे। आज भी प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कांग्रेस जो बातें करती है और उसमें उसके जो घोषणा पत्र रहते हैं उसमें आदिवासियों के हित की बात नहीं रहती, लेकिन हम वही बातें करते हैं। जबकि सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह से अपने कॉर्पोरेट जो कारोबारी मित्र जो हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, ये सब जानते हैं। राहुल गांधी ने कल जो कुछ कहा उसमें उन्होंने एक अहम बात ये कही कि बड़े कॉर्पोरेट घराने और न्यायपालिका में आदिवासी और ओबीसी मुश्किल से ही मिलेंगे। जब मैंने संसद में जाति जनगणना की मांग की तो प्रधानमंत्री चुप रहे। राहुल गांधी ये जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं अमलेंदु जी, और ये जो बार बार वो बताते हैं कि कितने प्रतिशत ओबीसी और आदिवासी हैं, आपको क्या लगता है राहुल गांधी का ये सवाल अभी मेरा ख्याल है कम से कम साल भर तो हो ही गया है जब वो लगातार इसी बात को बोल रहे हैं कि कितने प्रतिशत लोग जो हैं सत्ता में जो बैठे हैं या जो केंद्र में जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनमें कितने प्रतिशत ये लोग हैं आदिवासी या ओबीसी के हैं और बाकी सब सवर्ण समुदाय के हैं और जो लोग अपना एजेंडा लागू कर रहे हैं। और बीजेपी आज तक साल भर में इस बात का एक भी जो संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाई है। आपको क्या लगता है या जाति जनगणना के मुद्दे पर, जल जंगल जमीन के मुद्दे पर झारखंड में घिर चुकी है बीजेपी? देखिए संमित्रा जी, बिल्कुल झारखंड में बीजेपी ज़बरदस्त तरीके से घिरी हुई है और महाराष्ट्र में भी घिरी हुई है। और दोनों जगह संमित्रा जी उसकी जो विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री के एक जो व्यापारी मित्र हैं उनके व्यापार के लिए भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र झारखंड दोनों पर जोर लगाए हुए है। महाराष्ट्र में भी ये बातें चल रही हैं कि उनको धारावी की ज़मीन दे दी गई है और बहुत सारी ज़मीनें दे दी गई हैं उनके मित्र को। यहाँ भी जो है वो जंगलों पर कब्जा जो है उनका कराया जाना है, इसके लिए उनको झारखंड चाहिए। और जो समझा जाता है कि वो अगर सरकार बनती है बीजेपी की वहाँ झारखंड में तो प्रधानमंत्री के मित्र के ही एक नज़दीकी जो सांसद हैं बीजेपी के वो वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस तरीके की बातें भी चल रही हैं कि निशिकांत दुबे जो हैं वो वहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे फिर, यानी बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन और मधु कोड़ा और अर्जुन मुंडा ये सब कोई नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री का बनेंगे तो निशिकांत दुबे बनेंगे। इस तरह की चर्चा खूब अच्छे तरीके से चल रही है। तो ये गंभीर चीज़ें हैं। तो हेमंत सोरेन ने जो ये वार किया है और ये कहा है कि आपकी जो है वो गंदी निगाहें, ये यही उन्होंने इस्तेमाल किया है कि गंदी निगाहें बीजेपी की जो हैं वो झारखंड के जल जंगल ज़मीन पर लगी हुई हैं और आप हमारी संपत्ति छीनना चाहते हैं, आदिवासियों की संपत्ति छीनना चाहते हैं। ये बड़ा आरोप हेमंत सोरेन की तरफ से लगाया गया और राहुल गांधी ने भी ये आरोप लगाए हैं कि ये यहाँ के जल जंगल ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इन आरोपों में घिरी है तो इसका जवाब कोई भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक नहीं कहा कि उस धारावी की ज़मीन जो है अडानी से छीन के वापस सरकार को दे दी जाएगी। अभी तक नहीं कहा कि झारखंड के जंगलों पर अडानी का कब्जा नहीं होगा या जो झारखंड में ज़मीनें और जंगल दे दिए गए हैं अडानी को वो वापस ले लिए जाएंगे। अभी तक नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है कि ये अडानी से ज़मीनें छीन ली जाएंगी और जनता को वापस कर दी जाएंगी, बल्कि हो ये रहा है कि तमाम जगहों पर जंगल जो है उन पर कब्जा कराया जा रहा है अडानी को देने के लिए जी। तो ये एक बड़ा मुद्दा जो बन चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास इसका जवाब देने के लिए कोई
उत्तर नहीं है कि इन सवालों के क्या उत्तर है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र लेकर झारखंड तक दोनों जगह ज़बरदस्त तरीके से घिरती हुई नजर आती है जनता जी। जी, और बीजेपी जब जब गिरती है तब तब वो झूठ को आगे करती है। और ये बात अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, झारखंड शेडो पॉलिटिक्स, हाउ मेटा परमिट्स प्रॉफिट्स फ्रॉम एंड प्रमोट्स शेडो पॉलिटिकल, ये टाइटल से एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट बनाई है दलित सॉलिडेरिटी फोरम, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, इंडिया सिविल वॉच इंटरनेशनल, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और टेक जस्टिस लॉ प्रोजेक्ट। इन सब ने मिलकर ये रिपोर्ट बनाई अमरिंदर जी, और इसमें ये आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि को खराब कर रही है, और उसने अपने ऑफिशियल पेज के अलावा कई डमी पेजेस तैयार करवाए और लाखों रुपए के एक खर्च करके एक नैरेटिव सेट किया है, जिसमें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छवि जो है उसको नुकसान पहुंचे। और आपको मैं बताऊं कि इसमें उन्होंने हेमंत सोरेन की जो इमेज जो जारी की है, एक फोटो है जिसमें वो लाल सींगों के साथ उनकी तस्वीर है, और उसमें बार बार मुस्लिम पुरुषों को नकारात्मक रूप से चित्रित किया गया है। लव जिहाद और बांग्लादेशी घुसपैठियों के संबंध में झूठी कहानियां प्रसारित की गई हैं। और जैसा चुनाव आयोग का एक जो है कि वो राजनीतिक जितने भी उसके जो चुनाव होते हैं, यानी प्रचार विज्ञापन जो होते हैं, उसकी एक सीमा तय की गई है, लेकिन बीजेपी ने इस सीमा को क्रॉस कर लिया है और झारखंड में सिर्फ 3 महीनों में पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट पे उसने 2 करोड़ 25 लाख से अधिक खर्च कर चुके हैं, ये बताया इस रिपोर्ट में। और इसमें जो है जबकि बाकी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस है, इन लोगों ने अपने लिमिट के भीतर ही दिए हैं, लेकिन बीजेपी ने सारे शेडो विज्ञापन, मतलब बहुत सारे डमी पेजेस तैयार करवाए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और तमाम ऐसे वो किए हैं जिसमें हेमंत सोरेन की छवि को किसी न किसी तरह खराब किया जाए। और ये जो चीज दिख रही है अमरिंदर जी, ये जो रिपोर्ट आई है, अब इस पर बीजेपी क्या जवाब देती है, या लेकिन क्या ये इससे साबित नहीं होता कि बीजेपी जो है वो आदिवासी विरोधी एजेंडे को लेकर ही चल रही है। आपको याद होगा जब हेमंत सोरेन जेल में गए थे, तो एक पत्रकार जो बीजेपी के बिल्कुल अंधभक्त कहे जा सकते हैं, उन्होंने ये कहा था कि अब उनको अपने जो से उनके जो पुरखे हैं वो जिस तरह से रहते थे जंगलों में, अब उनको वो वक्त याद आ जाएगा। यानी आदिवासियों को जंगल में रहना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए और पत्तों से काम चलाना चाहिए, ये तरीका मतलब ये बताया जाता है आदिवासियों के लिए। और अभी भी बीजेपी की सोच क्या है, उसी तरह से नहीं लग रही है जिस तरीके से हेमंत सोरेन को टारगेट किया गया। और उसके बाद अब जो अगर राहुल गांधी वहां जाकर आवाज उठा रहे हैं और जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा है, हेमंत सोरेन की छवि खराब की जा रही है। ये सारा जो खेल है, क्या ये बीजेपी के आदिवासी विरोधी एजेंडे को दिखा रहा है? देखिए सुमित्रा जी, बीजेपी का आदिवासी विरोधी एजेंडा तो जग जाहिर है, और राहुल गांधी ने उसको एक तरीके से बहुत बड़े फलक पर लाकर इसको फैला दिया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही सबसे पहले ये बात कही थी कि बीजेपी आदिवासियों को वनवासी कहती है और हम आदिवासी कहते हैं, आप इस ज़मीन के मालिक हैं, आप सबसे पहले इस पे काबिज हैं, और ये आपको वनवासी कहते हैं, जंगली कहते हैं यानी। और सुमित्रा जी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूर हो गए थे, फिर उनको आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन इसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जब उन्होंने अपना भाषण दिया, तो उसमें आदिवासियों के लिए उन्होंने जंगल में रहने वाले कहा, साफ तौर पर कहा जंगल में रहने वाले, यानी ये आदिवासियों को जंगल में रहने वाला ही मानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिक स्थिति जो है ये साफ तौर पे दिखाई पड़ती है, और राहुल गांधी ने फिर इसको सतह पर ला दिया कि ये किस तरीके से आदिवासियों को जंगल में रहने वाला यानी जंगली कहते हैं। ये जो वनवासी शब्द है इसका मतलब कुल मिलाकर यही है। और हेमंत सोरेन ने भी यही कहा है कि ये हमको जो है वो जंगली बताना चाहते हैं, ये इनका असली मानसिकता जो यही है। और सुमित्रा जी, जिस तरीके से आज उन्होंने एक ट्वीट किया है, एक लंबा चौड़ा हेमंत सोरेन ने, और कल भी जो उन्होंने ट्वीट किया था, जिस तरीके से शेडो चलाए जा रहे हैं विज्ञापन, इसको लेकर हेमंत सोरेन ने कहा था कि हिम्मत है तो सामने से आकर के लड़ो, पीठ पीछे से वार क्या करते हो अंग्रेज़ों की तरीके से। यानी अंग्रेज़ों से तुलना की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, और यही अंग्रेज़ों से तुलना कर दी थी राहुल गांधी ने अपने लेख में।
कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो तो चली गई, लेकिन यहाँ जो है वो भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी है वो तैयार हो गई है। तो किस तरीके से अंग्रेज़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की तुलना की जा रही है अलग अलग संदर्भों में, इसको समझाया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी इन संदर्भों का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। अब राहुल गांधी के लेख में के जवाब में भी जो हमले किए गए वो एक तरीके से उसकी पुष्टि कर दी भारतीय जनता पार्टी ने कि वो इन राजे रजवाड़ों के समर्थन में खड़ी है और लोकतंत्र के विरोध में खड़ी है। और इसी तरीके से हेमंत सोरेन के खिलाफ जो अभियान पूरा चलाया गया और चलाया जा रहा है उसमें ये साबित किया इन्होंने कि ये किस तरीके से आदिवासियों के विरोधी हैं। जी। यानी हेमंत सोरेन को जो टारगेट किया जा रहा है वो उनके आदिवासी होने के कारण किया जा रहा है, ये अब साबित हो चुका है। तो ये पूरी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, उसमें जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने पलटवार किया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई नजर आती है। और इसलिए झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक हंगामा मचा हुआ है, चूँकि आदिवासियों की आबादी महाराष्ट्र में भी ये सर्मित रही। तो ये भारतीय जनता पार्टी के गले में फंसता जा रहा है जिस तरीके से वो हेमंत सोरेन को टारगेट कर रहे हैं। जी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उसके बाद उड़ीसा या राजस्थान भी, इसको भी हम ले लें, इन तमाम राज्यों में जो आदिवासी बहुल संख्या है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने जिस तरीके से सत्ता हासिल कर ली, तो उसको ये लग रहा है कि झारखंड भी बहुत आसानी से वो जीत लेगी। लेकिन यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो है, खास तौर पर राहुल गांधी और हेमंत सोरेन, इन दोनों ने मिलकर बीजेपी का खेल बिल्कुल खराब कर दिया है। हेमंत सोरेन के जिस ट्वीट की हम बार बार अभी चर्चा कर रहे हैं, अगर वो ट्वीट हमारे पास है तो हम उसको एक बार देख भी लेते हैं। बड़ा ट्वीट है लेकिन दर्शकों के लिए दिखा देते हैं। हेमंत सोरेन लिखते हैं, अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ो, कायर अंग्रेजों की तरह पीछे से वार क्यों? कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी कोई एजेंसी, कभी कोई और। अब अरबों रुपए खर्च कर दिए मेरी छवि बिगाड़ने में, अजब हालात है। 11 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, 5 साल राज्य में रही, खुद को डबल इंजन सरकार बोलती रही। फिर रघुवर सरकार के 5 साल सिर्फ हाथी क्यों उड़ी? क्यों 5 सालों में 13,000 स्कूल बंद किए? क्यों 5 साल में 11 लाख, जी हाँ 11 लाख राशन कार्ड कैंसिल किए? क्यों 5 साल में एक जेपीएससी परीक्षा नहीं हुई? क्यों 5 साल में वृद्धा विधवा पेंशन नहीं बढ़ा और न मिला? क्यों 5 साल में राज्य में भूख से सैकड़ों मौतें हुई? क्यों 5 साल में युवाओं को साइकिल बनाने, केला बेचने की सलाह दी गई? क्यों 5 साल में सरकारी कर्मियों को ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी गई? क्यों 5 साल में झारखंड की बिजली बांग्लादेश में बेची गई? क्यों 5 साल में सेविका, सहिया, पारा शिक्षकों पर लगातार लाठियां बरसाई गई? क्यों 5 साल में बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई योजना नहीं लाई गई? क्यों 5 साल में बहनों के लिए मैया सम्मान योजना नहीं लाई गई? क्यों लगातार बिजली बिल बढ़ाया गया? ऐसे अनगिनत सवाल हैं। हम अपने काम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। कोरोना में झारखंडी श्रमिकों को घर हवाई जहाज से लाने के साथ हमने ऊपर लिखे भाजपा सरकार के सभी कुकृत्यों को पीछे छोड़कर हर वो काम किया जो वो कभी नहीं सोच पाएंगे। ये पूरा जो एक बड़ा ट्वीट किया है अमलेंदु जी हेमंत सोरेन ने, और लाइन से भाजपा सरकार की जो विफलताएं हैं वो गिना दी। अब जब भाजपा वहां जाकर ये कह रही है कि ये जो जैसे वो उसकी लाड़की बहन योजना है या वहां पे लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में, झारखंड में भी वो इसी तरह से वो महिलाओं को लुभाने की कोशिश में है, आदिवासियों के लिए वो बड़ा हितैषी बन रही है। लेकिन यहाँ पर उसके आदिवासी मुख्यमंत्री को किस तरह से प्रताड़ित किया गया, और अब उन मुख्यमंत्री ने एक लाइन से पूरी सूची गिना दी है कि आप जब सत्ता में थे तो आपने ये सब काम क्यों नहीं किए और अब आप क्यों आगे आ रहे हो। और हम लोगों ने देखा भी कि किस तरह से अभी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात वहां पर अमित शाह कह गए हैं, किस तरह से नरेंद्र मोदी आकर रोटी बेटी माटी की बात कर रहे हैं। और बेटी वाला बात, मतलब वो बात भी मुझे बहुत खटकती है कि आप किस तरीके से ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मतलब ये तो सीधे सीधे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात अगर कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो सत्ता में तो वही बैठे हैं केंद्र की, तो क्यों उनकी सरकार इतनी नाकारा है कि वो अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा कोई गंभीर अपराध हो रहा है तो वो उसको नहीं रोक पा रही है। केवल इल्जाम लगाने से क्या होगा। और अब जो ये हेमंत सोरेन ने वार किया है, कल जो राहुल गांधी ने वार किया है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि झारखंड में जो आदिवासी बहुल सीटें, पिछले बार 28 में से 26 सीटें, मतलब कुल 82 सीटों में 28 सीटें जो इनके लिए आरक्षित हैं, उनमें से भी 28 में केवल 2 बीजेपी को मिली थी, 26 जो थी वो गठबंधन के खाते में गई थी। इस बार क्या हाल रहेगा वहां पर? क्या बीजेपी बुरी तरह पिछड़ती हुई दिख रही है झारखंड में? समिता जी, बुरी तरीके से पिछड़ती हुई दिख रही है बीजेपी, और सिर्फ आदिवासी बहुल सीटों पर ही नहीं, जो गैर आदिवासी सीटें हैं उन पर भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है।
चूँकि भारतीय जनता पार्टी जो बातें कर रही है, जैसे कहा कि साहब वो बेटी को छीन लेंगे, इस तरह की बात प्रधानमंत्री ने कही। अब मैं देख रहा था सुमित्रा जी, वो सोशल मीडिया पर जो रील्स चलती हैं, एक रील्स में एक लड़की जो है वो कह रही है कि भाई बिना करवा चौथ के भी लंबी उम्र जी जा सकती है, ये 75 साल के मोदी जी से पूछो। अब ये जिस तरीके की आप जो बातें करते हैं, तो आपके ऊपर किस तरीके से अब सोशल मीडिया पे कमेंट्स बन रहे हैं और रील्स उस पर बाकायदा बन रही हैं, वो खूब शेयर हुई, मैंने देखा उसमें उस पर मतलब 1 लाख से ऊपर तो उसकी लाइक्स थे उस रील के। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग आपकी बातों को ले रहे हैं, चूँकि जनता आप समझ रही है कि आपकी कथनी और करनी का कितना अंतर है। फिर आप वहाँ अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं, तो सीमा महापात्रा इन्हीं या सीमा पात्रा नाम था शायद उसका, जो इनकी भाजपा महिला मोर्चा की नेता थी और एक रिटायर्ड IAS की पत्नी थी, जिसको गिरफ्तार किया गया था कि वो एक अपनी आदिवासी जो लड़की थी जो काम करने वाली, उसको किस तरीके से प्रताड़ित करती थी और किस तरीके से उस पर जुल्म करती थी, और वो जेल गई थी। तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये बेटी जो छीन ले जाएंगे, ये तो सारे आपके ऊपर आप सवाल उठ रहे हैं। तो यानी आदिवासियों की जो एक समस्या, अब जिस तरीके से उन्होंने कहा कि साहब एक रहेंगे और सेफ रहेंगे, अब वो संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने आज कहा कि 10 साल से तो आप सरकार में हैं, तो 10 साल से कि आप घास छील रहे थे। तो यानी बीजेपी ये भूल जाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये भूल जाते हैं कि आपने क्या बातें कही थी और उसका क्या जवाब निकलेगा। अब आपने कहा कांग्रेस अपनी गारंटी पूरी नहीं करती है, अब सवाल उठ रहे हैं कि आपने अपनी कौन सी गारंटी पूरी कर दी। आपको तो चैलेंज दे दिया, राहुल गांधी ने भी आज ट्वीट करके चैलेंज दे दिया कि आइए कर्नाटक में, इधर 3 राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार, तीनों आज संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुंबई में और चैलेंज दे रहे थे महायुति और NDA को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि आइए हमारे राज्यों में और देखिए हमने क्या काम किए जी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं आपसे बहस करना चाहता हूं, आप बेंगलुरु में कर लीजिए और चाहे आप दिल्ली में कर लीजिए, मालूम पड़ जाएगी हमारी सरकार ने क्या काम किया है, आपने 10 सालों में क्या काम किया है। आपने जो 2 करोड़ रोजगार का वायदा किया था वो कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार का वायदा। रुपए की कीमत पे आप कहते थे कि वो उस पर उसकी क्या स्थिति है। किसानों को की आय दुगनी करना था, उस पर आपका क्या है। तो सारी बातों पे आइए बहस हो जाए। तो यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था अच्छे दिन, अब अच्छे दिनों की बात ही नहीं होती है। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महाराष्ट्र में थे तो बता रहे थे कि आज ही राम मंदिर पे फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। ये तारीख तो आपको याद रही 9 नवंबर, लेकिन कल 8 नवंबर गुजरी है और नोटबंदी की आप बात करना ही भूल गए। भाजपा के किसी नेता ने नोटबंदी की बात नहीं की। लोग सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे थे कि सारे चौराहे जो याद कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से नोटबंदी का ना नहीं निकला जी। और शर्मित्रा जी, अभी मैं देख रहा था एक खबर, RBI कह रहा है कि लोग जो 2000 के नोट बंद हो गए फिर भी इसको दबाए हुए बैठे हुए। तो यानी आप जो अपनी बातें करते थे, अब अच्छे दिन का आप नाम लेना ही भूल गए, क्योंकि नितिन गडकरी ने बता दिया कि अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे और अमित शाह ने बता दिया कि वो जुमला था। तो आप जो जुमले फेंकते हैं वो आपको याद ही नहीं रहता है कि आपने पिछला क्या जुमला फेंका था और नया जुमला जो आप फेंक रहे हैं उसमें आप किस तरीके से गिर जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर समिता जी, जो राहुल गांधी की झारखंड में एंट्री हुई और उसके बाद जब वहाँ एजेंसियों की एंट्री हो गई, इधर महाराष्ट्र में जिस तरीके से हमलावर हुआ है इंडिया गठबंधन, आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ये सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को संविधान से इतनी नफरत क्यों है कि वो खाली पन्ने के कवर में जो खाली पन्ने लेकर के उसे दिखा रही है। अब वो जो आप दिखा रहे हैं कि साहब खाली पन्ने, वो तो आप दिखा रहे हैं ना, तो वो आपके पास है वो संविधान जिसमें पन्ने नहीं है। तो यानी आप संविधान के पन्ने फाड़ना चाहते हैं। अब ये सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं कि जो आपने कहा था चुनाव से पहले आपके नेताओं ने कि 400 सीटें आ जाएंगी तो आप संविधान बदल देंगे, यानी आप उसको करके दिखाना चाहते हैं कि संविधान से आपको कितनी नफरत है। तो कुल मिलाकर घिरी हुई भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिरे हुए नजर आते हैं। अब जनता इस पर क्या फैसला सुनाती है, ये 23 नवंबर को मालूम पड़ जाएगा समिता जी। 23 नवंबर में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और 13 नवंबर में भी अब बहुत कम दिन बचे हैं। पहले दौर की वोटिंग हो जाएगी झारखंड में और उसके बाद फिर जोर पकड़ेगा उपचुनाव का भी और महाराष्ट्र और झारखंड की दूसरे दौर की वोटिंग का भी। इस बीच महाराष्ट्र में भी जो हम हंगामे की जो बात कर रहे हैं, आज मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे नागपुर और वहां उन्होंने भी एक जबरदस्त बात कही। अमलेंदु जी, ये जो बटेंगे तो लड़ेंगे वाली, बटेंगे तो कटेंगे वाली बात पर उधर हमने देखा है कि अखिलेश यादव किस तरह से तंज कसी रहे थे। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कह दिया कि बांटने वाले भी आप ही और काटने वाले भी आप ही। और उसके बाद मोदी क्यों नहीं बटेंगे तो कटेंगे वाली बात कर रहे हैं, वो अपना एक नया नारा दे रहे हैं कि एक है तो सेफ है।
तो इस पर आज एक और संजय सिंह ने सवाल उठाए, संजय राउत ने भी सवाल उठाए, उधर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये कहा कि भाई 10 सालों से तो आप ही सत्ता में हैं, उसके बाद आप किसको अभी भी ये बता रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यानी अभी तक क्या डर लग रहा है? क्या बीजेपी जो है अमनिंदु जी अपने नारों में उलझ गई और यहाँ पर उसके अपने जो दरारें हैं, अपने जो अंदर के झगड़े हैं वो भी दिख रहे हैं, क्योंकि योगी का नारा मोदी नहीं बोलते, मोदी का नारा योगी नहीं बोलते, यूपी में जो एक अलग लड़ाई चल रही है। उधर अजित पवार ने जो कह दिया ये जो इस पर कि ये बटेंगे तो कटेंगे वाली ये भाषा यहाँ स्वीकार नहीं होगी और हम ये सब बात नहीं मानते हैं और महाराष्ट्र की तुलना दूसरे राज्यों से नहीं करनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ी बात कह दी अजित पवार ने। फिर नवाब मलिक ने भी कल ये कह दिया कि हमारे उसमें मोदी नहीं आएंगे प्रचार करने, ना उनका चेहरा हमारे पोस्टर में होगा। ये सारी चीजें जो चल रही हैं और इस पर बीजेपी एक तो अपने ही अंदर के झगड़ों से परेशान, ऊपर से राहुल गांधी जिस तरह से हमला कर रहे हैं, और वो जो हमला भी क्या कर रहे हैं, वो तो केवल जो चीजें हैं संविधान की एक किताब बस दिखा देते हैं राहुल गांधी और बीजेपी को उसी में डर लग जाता है। कभी लाल रंग से डर लगता है उसको, कभी हरे रंग से डर लगता है। इतनी डरपोक पार्टी, उसके बाद कैसे मोदी ये दावा कर सकते हैं कि वो सेफ रहेंगे भी या लोगों को रखेंगे भी, और किस तरह से वो अपनी सरकार की मजबूती का दावा कर सकते हैं? अमरिंदर जी, समिता जी, एक तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा डर इस संविधान से ही लगता है और इनका जो मात्र संगठन है आरएसएस, उसने संविधान का विरोध किया था और यही मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट करके कल सवाल पूछे थे कि भाई आपने तो संविधान का विरोध किया था और आप इस संविधान की बात कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल उन्होंने पूछे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और भारतीय जनता पार्टी के पास उनका कोई जवाब अभी तक मौजूद नहीं है। तो ये डरपोक पार्टी जो है समिता जी, अब देखिए योगी जी का नारा जो है मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, ये अंदरूनी चीज़ें शुरू हो गई, यानी बीजेपी के अंदर शुरू हो गई। उधर एकनाथ शिंदे के चित्र जो है वो बीजेपी के पोस्टर पे नहीं लगाए जा रहे हैं, अब ये भी शुरू हो गया। एकनाथ शिंदे जाकर के मिल रहे हैं प्रकाश अंबेडकर से कल रात में और फिर सफाई दे रहे हैं कि ये मेरी शिष्टाचार मुलाकात थी। उधर ये जो है अपने अजीत पवार ये सवाल उठा रहे हैं नरेंद्र मोदी पे और कह रहे हैं कि आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो जब मोदी जी की ज़रूरत आपके सहयोगियों को ही नहीं है तो महाराष्ट्र को कहाँ से आपकी ज़रूरत होगी। तो ये चीज़ें इनके अंदर शुरू हो गई हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है बड़े स्तर पे ये शुरू हो गई हैं और आपस में ही एक दूसरे को काटने की चीज़ें शुरू हुई हैं। इधर बीजेपी में एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है समिता जी, और चर्चाएं ये चल रही हैं कि अगर बीजेपी की महायुति की सरकार बनती भी है तो देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री नहीं होंगे और वो भी इस बात को समझ रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये चल रही है कि फिर मुख्यमंत्री जो है वो पीयूष गोयल होंगे और देवेंद्र फडणवीस के लिए इसीलिए दिल्ली में बंगला पहले से तैयार करा दिया गया है कि अगर सरकार बने तो देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली लाया जाए और पीयूष गोयल को दिल्ली से मुंबई भेज दिया जाए। ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अब चल रही है और देवेंद्र फडणवीस की बातों में ये चिंता जो देखी जा सकती है कि वो किस तरीके से उतावले हो रहे हैं कि वो किस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि वो दिल्ली आना नहीं चाहते, वो चाहते ही वहाँ के मुख्यमंत्री बन जाए। और जाहिर सी बात है कि भाई उद्धव ठाकरे की सरकार अगर गिराई थी तो उसके लिए सारा काम तो ऑपरेशन लोटस चलाया था वो देवेंद्र फडणवीस ने चलाया था और देवेंद्र फडणवीस का जो है वो अमित शाह ने करा दिया 12वीं के बाद इंटर, उनको बनवा दिया उप मुख्यमंत्री। तो अब फिर जो है वो अब हाई स्कूल करना थोड़ी चाहेंगे देवेंद्र फडणवीस की अब दिल्ली आ जाए। तो देवेंद्र फडणवीस जो है वो इंटर के बाद अब वो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने और यही चाहत जो है एकनाथ शिंदे की है कि वो मुख्यमंत्री बने। तो वो जाके प्रकाश अंबेडकर से मिल रहे हैं। इसी तरीके से राज ठाकरे को लेकर एकनाथ शिंदे कितने ज़्यादा नाराज़ हैं। बीजेपी राज ठाकरे के समर्थन में खड़ी नज़र आ रही है। राज ठाकरे को संजय राउत दो टूक सुना दे रहे हैं कि तुम तो बीजेपी की बी टीम हो, जो स्क्रिप्ट लिख कर आ जाती है बीजेपी के यहाँ से वो तुम बोल देते हो। तो ये जिस तरीके से बीजेपी ये तय ही नहीं कर पा रही है कि उसका आखिरवां गठबंधन है किसके साथ, तो ये चीज़ें भाजपा के लिए नुकसानदेह साबित होंगी और ये साफ तौर पर समझा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और महायुति में तो सब कुछ ठीक ठाक किसी भी हाल में है ही नहीं समिता जी। जी बिल्कुल, महायुति में कुछ भी ठीक नहीं है और ये बातें एकनाथ शिंदे चाहे राज ठाकरे की बात सुन ले या अजित पवार की बात सुन ले, ये तमाम नेता जो है ये खुद ही जाहिर कर दे रहे हैं कि किस तरीके से इनके बीच के झगड़े हैं। और अभी आपने जो देवेंद्र फडणवीस वाली बात कही, लेकिन उधर अमित शाह ने एक सांगली में मेरा ख्याल है ये भी कहा कि आप बीजेपी को जिताइए, आप देवेंद्र फडणवीस को जिताइए, और उसके बाद एक जगह पोस्टर लगे उसमें देवेंद्र फडणवीस है और मोदी है लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं है।
तो फिर वो सारे सवाल उठ रहे हैं कि हर किसी को सीएम बनने का एक लॉलीपॉप जो है उसने थमा दिया है, लेकिन जैसा वो कहते हैं कि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, लेकिन बीजेपी में फिलहाल हाल मतलब ये आलम ये है कि वही होता है जो मंजूर मोदी शाह होता है, कि वो जो सोचेंगे वही होगा। और कल जिस तरीके से मोदी जी अडवाणी जी को वो बुके थमा रहे हैं और उनके जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, और वो उस तस्वीर को देख के क्या कहे, अडवाणी जी मतलब बहुत उनकी चाहत थी कि किसी भी तरह प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो नहीं बन पाए। और मुझे सुषमा स्वराज का वो बयान अभी तक याद है 2004 के पहले वाला, जब उन्होंने कहा था कि भाई हमारा तो प्रधानमंत्री चेहरा तय है, लेकिन ये तो इनसे पूछिए यूपीए जो बना है इनका तो कोई प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है, तो ये लोग क्या बात कर रहे हैं। तो अभी भी बीजेपी वही उसी मुगालते में वो उसी तरह से बात कर रही है। तब 2004 में यूपीए जीत गई और प्रधानमंत्री का कोई चेहरा न होते हुए भी डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन अब बीजेपी के सामने फिर वही डर एक खड़ा हो गया, क्योंकि वो अभी भी ये तंज कसती कि इनके यहाँ तो कोई सीएम का फेस नहीं है। मतलब महाराष्ट्र की बात मैं कर रही हूँ, झारखंड में तो तय है कि हेमंत सोरेन ही बनेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में अभी ये तय नहीं है, तो मतलब किसी का नाम उन्होंने नहीं किया, तो बीजेपी इसको लेकर तंज कसती है। लेकिन अमलिंदु जी, क्या बीजेपी जो है बार बार कांग्रेस को घेरने के चक्कर में, बार बार इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाने के चक्कर में, बार बार राहुल गांधी को डिफेम करने के चक्कर में, बार बार संविधान पर सवाल उठाकर, क्या बीजेपी खुद अपनी कमजोरियों को सामने कर रही है और इसका नुकसान उसको चुनाव में उठाना पड़ेगा? देखिए समिता जी, फिलहाल तो यही दिख रहा है कि बीजेपी अपनी कमजोरियों को ही उजागर कर रही है, और ये जितना हमला करते हैं और फिर उसके बाद घिर जाते हैं, फिर भाग जाते हैं, एक मुद्दा छोड़ के तुरंत दूसरे मुद्दे पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब अभी तक तो जो थे ये कर रहे थे वो बांग्लादेशी वहाँ झारखंड में पहुंचकर, अब वो बांग्लादेशी भूल गए, अब वहाँ भेज दी एजेंसियाँ। तो इसका मतलब आपका बांग्लादेशी का मुद्दा भी नहीं चल रहा। तो अगर बांग्लादेशी का मुद्दा आपका चल रहा होता तो ये एजेंसियों को भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और हेमंत सोरेन ने एक और ट्वीट करके सवाल पूछ लिया कि भाई आपने जो है वो 27% जो आरक्षण था पिछड़ों का, उसको आपने 14% किया। बाबूलाल मरांडी जी जब मुख्यमंत्री थे, हमने जब उसको 14% से बढ़ाकर 27% किया तो आपने उसका विरोध किया, उसको रुकवा दिया गवर्नर के जरिए। हमने जब दलितों का आरक्षण बढ़ाया 12% किया, आपने उसको रुकवा दिया। हमने जब आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाया 28% किया, आपने उसको रुकवा दिया। सबसे ज़्यादा विरोध किसकी तरफ से आया? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो यानी जो वहाँ के असली मुद्दे हैं सरमित्रा जी, और इसको लेकर आप जो है वो हमलावर हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, जाति की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं खुद को, ओबीसी कल चिल्ला रहे थे। और उधर वो जो है नितिन गडकरी वो कह रहे हैं जो जाति की बात करेगा उसको लात मार देंगे। तो अब नितिन गडकरी किसको लात मारने की बात कर रहे हैं? मोदी जी पहले नितिन गडकरी से पूछें कि भाई ओबीसी की बात तो मैं कर रहा हूँ, तो आप जो है वो किसको लात मारने की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी तो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी तो ये कह ही नहीं रहे कि कौन सी जाति क्या है, वो तो कह रहे हैं जातिगत जनगणना कराओ। तो अब जाति की बात जो कर रहा है या किसकी बात कर रहा है, तो नितिन गडकरी किसको लात मारने की बात कर रहे हैं? तो ये कंट्राडिक्शंस जो बीजेपी के अंदर खुद हैं सरमित्रा जी, ये सामने नजर आ रहे हैं, और इसका नुकसान बीजेपी को होगा कि आप आखिर कितने मुंह से बोलते हैं, किसकी बात को सही माना जाए? नरेंद्र मोदी की बात सही मानी जाए कि देवेंद्र फडणवीस की सही मानी जाए कि अमित शाह की बात सही मानी जाए कि नितिन गडकरी की बात सही मानी जाए? आखिर सच कौन बोल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है? नड्डा साहब क्या बोलते हैं, किसको सच माना जाए? तो ये बीजेपी को बताना पड़ेगा। बीजेपी एक सुर में बोल ही नहीं पा रही है, इसलिए महायुति या एनडीए का तो एक सुर में बोलने का कोई सवाल ही नहीं उठता सकता है। जी, बीजेपी में साफ साफ अलग अलग लोगों के अलग अलग एजेंडे दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि इस समय सब अपने मन की बात कर रहे हैं। अब नितिन गडकरी अगर जाति की बात करने वालों को लात मारने की बात करते हैं, तो फिर उनको अनुराग ठाकुर का भी वो बयान याद होगा जिसमें उन्होंने संसद में राहुल गांधी से पूछा था कि जिनको अपनी जाति का पता नहीं वो दूसरों की जाति गिनने की बात कर रहे हैं। ये ऑफिशियली मतलब अब उस बात को हटा दिया गया, लेकिन संसद में ये बात कही तो गई थी। तो ये सीधे सीधे दिख रहा है कि बीजेपी का एजेंडा तो खैर एक ही है, उसको किसी भी तरह सत्ता में आना है, और उसके लिए कहीं झूठ का सहारा लेना है, कहीं उसको जांच एजेंसियों का सहारा लेना है। और इतने प्रेडिक्टेबल यानी इतना अब वो समझ में आने लग गई है बीजेपी की सारी चालें कि अब उसके विरोधी पहले ही बता देते हैं। हेमंत सोरेन ने पहले ही कह दिया था कि जब वो बीजेपी के पास कुछ नहीं बचता तो वो जांच एजेंसियों को आगे कर देती है, और आज ये बात बिल्कुल सच हो गई। राहुल गांधी भी जब ये कहते हैं कि दो विचारधाराएं चल रही हैं, एक हमारी विचारधारा जिसमें हम जल जंगल जमीन आदिवासियों की, ओबीसी की, दलितों पिछड़ों की बात करते हैं,
तो वो उसी मुद्दे पर टिके हुए हैं, और दूसरी तरफ जो दूसरी विचारधारा जिसकी बात वो कर रहे हैं वो दिख रहा है कि वो झूठ और नफरत का ही कारोबार फैला रही है। लेकिन राहुल गांधी ने कल जो सिमडेगा में कह दिया लव यू, इस लव यू का जवाब अब झारखंड की जनता कैसे देगी, महाराष्ट्र की जनता कैसे देगी, और आदिवासियों के साथ साथ अब बाकी जनता भी किस तरह अब इन चुनावों में बीजेपी को जवाब देगी, ये देखना होगा। तो अमरेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।